चर्चा करने के लिए हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं, जो कि बाजार को 90s के दशक से ट्रैक कर रही हैं। ना सिर्फ भारतीय बाजार बल्कि अमेरिकन, यूरोपियन और एशियाई मार्केट्स पर भी इनकी अच्छी पकड़ है। देवीना जी कुछ ऐसे भारतीय फंड मैनेजर्स में शामिल हैं जिन्होंने एक किताब भी लिखी है। जी हाँ, अब निवेशकों के साथ मार्केट इनसाइट को शेयर किया जा सके, द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड, मनी मिथ्स एंड मंत्रास। और देवीना जी की बुक एक्चुअली इस पर भी बात करेंगे। ये अभी इस समय अमेज़ॉन पर बेस्ट सेलर्स में से है। कुछ देर में इस पर बात करते हैं। देवीना जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत मुबारक आपकी इस किताब के लिए। इस पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले ज़रा मार्केट की बात करते हैं। जो पेन से भारतीय बाजार गुजर रहे हैं इस समय, और अब तो ये कहना होगा कि कुछ हद तक अब हम अपनी दिक्कतों से गिर रहे हैं, यहाँ पर अब आपका व्यू क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। तो पेन से तो गुजर रहे हैं और कुछ हद तक मैं ये कहूंगी कि जो इंडेक्स में आपको नजर आ रहा है उसमें पूरा पेन नजर नहीं आ रहा। इसीलिए लगता है कि इंडेक्स तो इतना ज्यादा गिरा नहीं, तो और जितना गिरा है वो तो सामान्य सी बात है। आप पिछले 18-19 साल में देखें तो लगभग हर साल इतना तो गिरता ही है। और इस बार तो 2023 में भी गिरा नहीं था, तो 2 साल के बाद 10-12% बहुत तो गिरावट नहीं लगती है। लेकिन जब आप स्टॉक्स पे आए, मैंने अभी पिछले हफ्ते ये आंकड़ा देखा था, तो जो लगभग 65% स्टॉक ऐसे हैं जो 25 से 50% गिरे हैं, और 19% ऐसे हैं जो 50% से भी ज्यादा गिरे हैं। तो आप समझ लीजिए लगभग 85% स्टॉक्स ऐसे हैं जो 25% से ज्यादा गिरे हैं। इसी कारण जो दुख दर्द है वो थोड़ा ज्यादा है, इंडेक्स में पूरी तरह कैप्चर नहीं होता। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने आज ही एक अखबार में लेख लिखा है और उसमें भी ये लिखा है कि जिस समय बाजार में डर रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है, जब आप ये प्रश्न ही पूछने लगते हैं कि अभी बाजार में रहा जाए कि निकल जाया जाए, एसआईपी बंद कर दिए जाए, वो ही समय होता है जब आपको बाजार में निवेशित रहना पड़ता चाहिए। और इसके पीछे आप अगर डेटा देखें तो एक ही मतलब बाजार में नहीं, ये नहीं कि खाली इंडिया का या खाली यूएस का ये डेटा है। जिस भी देश में ये स्टडी की गई है, ये पता लगता है कि सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर, कि जब ये डर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, उसके बाद के पीरियड का रिटर्न अबव एवरेज होता है। और जब आपको लगता है कि सब तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, अब तो बस रिटर्न बनता ही जाएगा, उसके बाद का रिटर्न नॉर्मल से कम होता है। तो अभी आप बाजार में बने रहिए, लेकिन ये भी मैं उसके साथ एक खतरे की घंटी ये है कि आप ये नहीं है कि जिस स्टॉक या जिस फंड या जिस स्ट्रैटेजी में है उसी में बने रहिए। हर तेजी में जो स्टॉक्स चलते हैं, खासकर कि जो बहुत ही उस समय फैशन में होती है स्ट्रैटेजी, या बहुत छोटे स्टॉक्स जो होते हैं, वो बहुत बार वो जब गिरते हैं तो दोबारा जब तेजी आती है तो वो स्टॉक्स चलते ही नहीं है। वो स्टॉक्स कई तो मैंने पहले भी कहा है शून्य में विलीन हो जाते हैं। तो इसलिए संभल के रहिए। ये मत सोचिए कि अगर मेरा अभी इस स्टॉक में या इस स्ट्रैटेजी में 100 वाला 60 हो गया है तो इसी में मुझे 60 से 100 जाना है। नहीं, आप 60 से 100 कोई और चीज में जा सकते हैं। तो ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है। तो नहीं नहीं, ये बात निश्चित तो रहिए, बिल्कुल, ये बात तो लेकिन लार्ज कैप हाँ स्टेडियर पोर्टफोलियो ओवरऑल सोच हाँ समझ कर निवेश करिए। बिल्कुल नहीं, ये बात तो मैं खैर आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। कई लोग गलती यही करते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि उसी स्टॉक में पैसा बनाना है, वो जो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है यहाँ पर। आपके हिसाब से अब माफ कीजिएगा, भारतीय बाजारों में अब यहाँ पर कौन सी थीम्स अच्छी लग रही हैं? मैं तो आपको वही बता सकती हूँ कि हमारी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम है पीएमएस में हम लोग कहाँ ओवरवेट है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो कहानियां हैं चलती ही रहे। हम तो हर तिमाही पे एक बार फिर से देखते हैं कि कहाँ रहना चाहिए। फिलहाल जहां हम ओवरवेट हैं, जहां हम कुछ समय से ओवरवेट हैं एक्चुअली, वो है आईटी, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स। हाल फिलहाल में ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत एफएमसीजी के नाम, थोड़े बैंक्स वापस आने लगे हैं। बहुत ही ऐसा नहीं कि मुझे बैंकिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा अंडरवेट थे तो वहां से थोड़ा कम अंडरवेट हो गए हैं। कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स वगैरह हम 3 साल ओवरवेट थे, अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2024 तक। और उसके बाद कटौती की थी, पर भाव गिरे तो जनवरी में एक दो वापस भी खरीदे हैं उसमें स्टॉक्स। तो ब्रॉडली अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो ये हमारा सेक्टोरल जहां हम लोग को फिलहाल अच्छा लगता है। ओके, देवीना मैम का आज जो
नया शब्द या फिर नई टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, वो है शून्य में विलीन। गजब बात की मैंने आपने, शून्य में विलीन, है ना? ये मैं इंटरेस्टिंग बात हमेशा है। कहती हूँ कि आप अच्छा, देखिए आज की डेट में 4-4.5 हजार स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। आप आज तक के है, सारे आईपीओ गिन लीजिए तो उससे कई गुना है। है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है मैम, ये हुआ है। अगर आप 2008 के उस क्रैश को देखें, क्रैक को देखें, तो हुआ था ये, बिल्कुल बात आपकी सत्य है। कुछ स्टॉक्स का उदाहरण रखकर हम उसको उसकी परिभाषा भी दे सकते हैं। खैर, अच्छा मैम, आपने भी आईटी का जिक्र किया, बट आईटी में पिछले 3 महीने में सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है। ये जो पूरी थ्योरी बन रही थी कि यूएस में रेट कट्स के सब्सटेंशियल, आई मीन आपको मौके मिलेंगे CY 25 में, क्या वो थोड़ा सा धूमिल नहीं हो रही? क्या वो स्टोरी थोड़ी कोलैप्स नहीं हो रही, कंसिडरिंग जिस प्रकार की टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ी है, जिसके चलते यूएस में इन्फ्लेशन का जो डर है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि आपके रेट कट की संभावना को काफ़ी कम कर देगा। ऐसे में अभी आईटी में आप फर्दर प्राइस डैमेज देख रही हैं, और उस प्राइस डैमेज में आप बायर होंगी? ये रेट कट होगा, उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था चलेगी और उसके कारण आईटी को ऑर्डर मिलेंगे, ये मेरा थ्योरी थी भी नहीं। आईटी ने बहुत अंडर परफॉर्म भी किया था और आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ी तो प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। बाकी सेक्टर्स के बनस्पत आप देखें तो थोड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी उसका हायर है। और जैसा मैंने कहा लंबा समय था अंडर परफॉर्मेंस का, तो उसके बीच में थोड़े ब्लिप्स आते हैं। ये जरूर है कि आईटी का एक्सपोजर अमेरिका को है, तो अगर उसमें कुछ पॉलिसी चेंज ट्रम्प जी करें तो वो अलग बात है। उसके अलावा मुझे अब लगता है कि पहले से तो बेहतर समय है, और एटलीस्ट स्टॉक्स के लिए भी जैसे मैंने कहा लंबा समय रहा अंडर परफॉर्मेंस का, तो अभी तो फिलहाल तो सेक्टर अच्छा लगता है। अभी आपको सेक्टर अच्छा लग रहा है। अच्छा मैम, यहाँ पे इस पूरे डाउन फेज में जो हमने अक्टूबर से सितंबर से देखा, अब तक सबसे कमांडिंग पोजीशन में रही हैं एनबीएफसीज अलॉन्ग विद बैंक्स। मैं आप स्टॉक्स पे से टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप B2 को देखिए मैम, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एट ऑल टाइम हाई। इस पूरे फेज को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने नेविगेट किया है। आपका एनबीएफसीज पे टेक क्या है मैम इस वक्त? हाँ मतलब वो एक्सेप्शन हो सकते हैं और वहां हमारी होल्डिंग है भी। एनबीएफसी में शायद हाँ, वही होल्डिंग है। और हाँ, लेकिन हाँ, जैसा मैं कई बार कहती हूँ कि बैंक्स और लेंडर्स में मैं बहुत डर डर के निवेश करती हूँ। आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर। और आप पिछले कुछ हफ्तों में अखबार की सुर्खियां भी देखें तो ये तो नजर आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे प्रेशर आ रहा है ऑन लेंडर्स। ये इसमें तो अब कोई दो राय रही नहीं, और वो शायद बढ़ेगा ही। और एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट ओवरऑल एनबीएफसी फिनटेक ये सब के जो क्रेडिट नॉर्म्स होते हैं वो बैंकों से कम होते हैं। एक तरह से आप समझिए तो ये सब लेंड करते हैं, जहां बैंक से आपको पैसा नहीं मिलेगा वहां कोई फिनटेक से मिल जाएगा। तो उनका रिस्क ज्यादा होता है और वहां पर प्रेशर आएगा। और जनरल भी क्रेडिट रिस्क है। और एक चीज जो मुझे मिस्टर केवी कामत के कहने से समझ में आई, दोनों चीजों को मैंने जोड़ा नहीं था, कि ये सब जो डेरिवेटिव लॉसेस का नंबर आता है जो भी 1.5 लाख करोड़ या जो भी है, वो आप सोचिए कहाँ से फंड हुआ है। और अधिकतर यही अनसिक्योर्ड क्रेडिट से फंड हुआ है, तो वो भी एक रिस्क एरिया है। पर बैंक्स वगैरह आप देखें तो पिछले 5 वर्षों में 2020, 21, 22, 23, 24 में से खाली एक 2022 में बैंक निफ्टी ने निफ्टी से बेटर किया। बाकी 4 साल अंडर परफॉर्मेंस ही रहा है। तो उस लिहाज से लगता है कि अब उतना अंडर परफॉर्मेंस का समय इमीडिएटली नहीं लगता है। पर मैं जैसे मैंने कहा मैं तो डर डर के निवेश करती हूँ बैंक या लेंडर्स में। अच्छा, एक क्योंकि आप मैक्रो पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, एक चीन में जिस तरीके से पैसा जा रहा है और भारत में जिस तरीके से पैसा निकल रहा है, क्या ये एक इस साल के लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि ये जो एफआई के सेलिंग है ये शायद और इंटेंसिफाई हो यहाँ से? वो तो हो सकता है, लेकिन मैंने पहले भी आपके चैनल पे ये कहा होगा कि एफआईआई का बाइंग या सेलिंग से बहुत सीधा सीधा फर्क नहीं पड़ता है भारतीय बाजारों को। कभी ऐसा होता है कि हाँ एफआईआई बेच रहे हैं, जैसा कि इस फेज में हुआ कि एफआईआई बेच रहे हैं और बाजार भी गिरा। बट आप लंबे समय तक देखिए तो ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि जब एफआईआई खरीदते हैं तो बाजार चलता है और बेचते हैं तो घटता है, और शुरू से ही नहीं है। जब हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, रिटेल इन्वेस्टर, वो सब सेगमेंट इतने बड़े नहीं थे, जब एफआईआई थ्योरेटिकली
वर मच मोर डोमिनेंट, तब भी ये नहीं था। तो वो तो एफआईआईस का आना जाना तो लगा रहेगा, और रुपया भी डेप्रिशिएट करता है, तो फिर वो उनका और प्लस ये टैक्सेशन वगैरह भी मिला के तो उनके गेन्स वहाँ यहाँ पर कम रहते हैं, तो वो लोग दूसरे बाजार तो देखेंगे, ये तो होगा। चलिए, थोड़ा अपनी बुक के बारे में बताइए। ये आपने क्यों सोचा कि ये बुक लिखी जाए और क्या-क्या एग्ज़ैक्टली आपने इसमें कवर किया? हाँ, तो बुक जैसा कि आपने बोला, ये एक्चुअली नंबर 1 बेस्ट सेलर हुई अमेज़न पे, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये सब किताबों में बाकी की जो आप टॉप 100 देखें तो वो होती हैं टेक्स्ट बुक्स और ऐसा बच्चों की किताबें, पॉपुलर फिक्शन, तो ऐसी स्पेशलाइज़ किताब नंबर 1 तक जाएगी, ये तो मैंने नहीं सोचा। इसके पीछे एक तरह से देखिए, इस बिज़नेस में मैं हूँ, मैं बोलती हूँ कि इसमें इनपुट और आउटपुट तो पैसा है, लेकिन मैं इसमें आई एम देयर फॉर द लर्निंग। जो सीखने का मेरे मन में जज़्बा है, वही चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। और ये है कि जो मैंने 30 साल में सीखा है, वो आपको सिखा दूँ, आपको समझा दूँ। ये किताब का अटेम्प्ट ये है, और ख़ासकर बहुत कुछ जो बाज़ार में कहा जाता है कि ये इन्वेस्टिंग का मंत्र है, ये गुर है, वो आप करीब से देखें, आंकड़ों से देखें, तो आपको पता लगेगा कि वो तो मिथक है, वो तो बात ही सच्ची नहीं है। तो उस तरह की बहुत चीज़ें हैं बाज़ार में। और जहाँ तक सिखाने या पढ़ाने की बात है, मेरे मम्मी-पापा दोनों प्रोफ़ेसर रहे हैं, तो वो भी जज़्बा मेरे मन में रहता है कि हाँ, जो सीखा है वो सामने समझा दूँ कि आपने इस नज़र से देखा, आपने क्या ये चीज़ देखी? और जैसा कि मैंने कहा, बहुत कुछ बाज़ार में ऐसा है जो सचमुच में जो आप सोचते हैं सच्चाई है, लेकिन आप पास से देखें तो वो सच्चाई नहीं है। तो उस तरह की चीज़ों को कवर किया है। मैंने उसको बहुत सिंपल बनाने की, बहुत सरल बनाने की कोशिश की है। उसमें अगर आप देखें, जैसे ये समरीज़ डाली हैं, सब हेडिंग्स डाली हैं, बॉक्सेस डाले हैं, जिससे कि जिसका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं भी है, उसको समझ में आए। जहाँ-जहाँ मैंने उस पर वीडियो बनाया है, वहाँ क्यूआर कोड डाला है कि आप स्कैन करके वीडियो भी देख सकते हैं। तो एक तरह से जो सीखा है, उसे समझाने की कोशिश है, और मुझे बहुत खुशी है कि मेहनत सफल हुई, लोगों को इतनी पसंद आई। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, टॉप सेलर है अगर तो ये मनी मिथ्स एंड मंत्रास। तो भाई सिखाने के लिए भी सब्र चाहिए होता है और सीखने के लिए भी सब्र चाहिए होता है, तो ये ज़रूर पुस्तक है मैम की, पढ़िएगा मौका मिले तो, और वक्त तो है ही आजकल। अच्छा मैम, पॉसिबली आपसे एक आखिरी मंत्रा और लूँगा। अब जी। 22,530 पे ये इंडेक्स आ ही गया है, निफ्टी बैंक में भी पेन है, आईटी में भी पेन है। अब यहाँ से मतलब वो क्या चीज़ होगी जो पॉसिबली हमको एक बेस देगी? अभी अनुज ने जिक्र किया एफआईज एग्जिट एंड गोइंग टुवर्ड्स चाइना। ऐसा कौन सा मतलब इवेंट है या फिर वो नंबर्स जिस पे आपको लगता है कि बाजार थोड़ा सा रिएक्ट करेगा या फिर स्थिर होने की कोशिश करेगा? देखिए, बात ये सच्ची ये है कि कारण बाद में मिलता है। जब बाजार में कुछ हो जाता है, चाहे वो उतार हो या चढ़ाव हो, आपको कारण बाद में मिल जाता है, और सेम ही चीज़ को आप उतार भी जस्टिफाई कर सकते हो और चढ़ाव भी जस्टिफाई कर सकते हो। यही बाजार का नियम है। जैसे अभी पिछले कुछ महीनों में लोगों ने बोला कंजम्पशन स्लो डाउन है, तो कंजम्पशन स्लो डाउन तो एक्चुअली आया था 23-24 में। पिछले साल हमारा कंजम्पशन ग्रोथ 21 साल में सबसे कम था, पर उस समय कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि बाजार चल रहा था। जब बाजार घट गया, तब सबको याद आया कि हाँ, कंजम्पशन स्लो डाउन है, जबकि इस साल कंजम्पशन बढ़ रहा है। पिछले साल 4% के लगभग था, इस साल 7, साढ़े 7 का अनुमान है। तो हमेशा कारण बाद में नजर आते हैं, लेकिन जहां तक मेन स्ट्रीम लार्ज कैप इंडस्ट्रीज का सवाल है, ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन जो आपका यहाँ से गिरने की संभावना है, और जितना गिरने की संभावना है, उससे ज्यादा संभावना है कि आप ऊपर का मूव मिस कर देंगे। और ये याद रखिए कि ये हम लोगों ने डेटा देखा था कि पिछले जो 40-44 सालों में जो बाजार से आपको रिटर्न आई है, अगर आप 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर दें, तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। तो इसलिए बाजार में अधिकतर निवेशित रहना ही बेहतर रहता है, लेकिन सोच समझकर सेक्टर स्टॉक्स का चुनाव सोच समझकर करें। और अब इतने करेक्शन के बाद निकलने का कोई मतलब नहीं है। जो आपका इक्विटी एलोकेशन है वो निवेशित रहिए, 100% इक्विटी एलोकेशन कभी मत रखिए। हाँ, वो कहते हैं मैम, एक मूवी थी अनिल कपूर जी की, वो 7 दिन।
देवीना जी कहती हैं कि वो 10 दिन, है ना? उन 10 दिन को कभी मिस मत कीजिए और है ना? और वो 10 दिन आते वो तभी मिस हो है, गए। तब आते हैं जब बाजार में इस तरह का डर और अनसर्टनिटी होती है। उस समय नहीं आते हैं जब सबको बहुत ही सब अच्छा लग रहा होता है। ये भी अजब बात है कि शार्प अप मूव बुल फेज में नहीं आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम बहुत-बहुत शुक्रिया आप इस आज मंत्रणा में इस बातचीत में आज शामिल हुई। अपनी पुस्तक पे आपने बातचीत की, बाज़ार के लेवल्स पे, सेक्टर्स पे, सभी पे प्रकाश डाला। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अब एक काम करते हैं, निफ्टी आपके